दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। ये जो वीडियो है वो कक्षा 8 और 9 के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है, लेकिन कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अब मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कक्षा 8 और 9 में तो डायरेक्ट पूछेगा। यानी कि आपको इस तरह से द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि इसको हल कीजिए। ठीक है, इन दोनों तरीके से आपको पूछ सकता है। लेकिन अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बल्कि आपको थोड़ा घुमा करके पूछेगा। अब वो किस तरह से पूछेगा वो मैं आप यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है 2016 और 11 में पूछा गया है। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी कि द्विघात समीकरण पर आधारित इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा और ये 4 अंकों का होता है। ठीक है ना। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हल करते समय आप देखिए, हल करते आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग कैसे हल करेंगे, इसके बाद हल करने का 3 तरीका होता है, यानी कि इसके बाद हम लोग 3 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं। दूसरा तरीका होता है श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं। तो जो मैंने दोनों विधि बताई है वो थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन जो इसके बाद हल करने का तीसरा विधि है, यानी कि गुणनखंड विधि, जो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, वो सबसे सिंपल विधि है। ठीक है ना। तो आप लोग इसके बाद गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया है। तो जब आप लोग इसको हल करेंगे तो देखिए, हल करते समय यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया है यहाँ पे। तो इसको आप लोग किस तरह से हल करेंगे, इसके बाद हल करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वही सबसे सिंपल है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको समझने के लिए हमने 2 क्वेश्चन लिया है। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को समझिएगा, तभी आप लोग पूरा कंसेप्ट सीख पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो x² + 5x + 6 = 0। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो विधि है इसको हम लोग गुणनखंड विधि क्यों कहते हैं। इसको गुणनखंड विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आप केवल इस पर फोकस करिए, इस पर, और आप समझिए कि बराबर ये 0 कुछ भी नहीं दिया गया है। मैं बराबर 0 को ऐसे ढक लेता हूँ, तो आप केवल इस पर फोकस करिए। अब देखिए इसका अगर आपको गुणनखंड करना रहेगा तो क्या आप लोग कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो बना करके समझाया है कि इस प्रकार के सवालों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। अगर आपको करना नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो आप समझिए कि बराबर 0 नहीं दिया गया है, केवल इतना दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, जो अंतिम में संख्या दिया रहता है इसका गुणा हम लोग x² के पहले जो रहता है उसमें गुणा करते हैं। यानी कि x² के पहले जो संख्या रहता है इसका गुणा हम लोग अंतिम संख्या में करते हैं। सबसे पहला काम यही होता है। तो 6 का इसमें गुणा करिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है। तो आप 6 लिख लीजिए। अब आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 6 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ने पर ये बीच वाला 5 आना चाहिए। यहाँ पे जोड़ने पर क्यों मैंने कहा, क्योंकि अंतिम संख्या के पहले अगर प्लस है तो जोड़ करके इतना लाना रहेगा बीच में, बीच वाला। अगर अंतिम संख्या के पहले माइनस है तो घटा करके बीच वाला लाना रहेगा। तो अंतिम संख्या प्लस है तो हम लोग जोड़ करके 5 लाना रहेगा हमें। तो सबसे पहले हम उन दोनों संख्या को खोजते हैं। तो देखिए 2 और 3 इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 3 5 भी आ जाएगा। यानी कि वे दोनों संख्या 2 और 3 है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से 2 संख्या खोज लेना है। तो हमें दोनों संख्या ये मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को लेंगे और सबसे पहले इन दोनों के पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो +5 आएगा। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले दोनों संख्या खोज लेना है, फिर एक बार प्लस का चिन्ह लगाना है दोनों को पहले, फिर हल कर लेना है, फिर माइनस का लगाना है, फिर हल कर लेना है। ठीक है ना। इसी तरह से आपको 4 बार चेक करना रहता है। फिर आप प्लस माइनस चेक करेंगे, फिर माइनस प्लस,
तो आपको हल करके यहाँ पे ना क्या लाना रहेगा, x के पहले जो दिया रहता है, अब आपको चिन्ह सहित लाना है, चिन्ह सहित यहाँ पे लाना है। तो देखिए x के पहले +5 है तो हमें +5 यहाँ पे लाना रहेगा। तो देखिए पहली बार में ही आ गया है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो आप जब इस दूसरे को देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने चारों तरह से इस प्रकार किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे +5 आ गया है तो हम केवल इसका यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² लिखेंगे और इस बीच वाले के जगह ना हम ये दोनों लिखेंगे, लेकिन इनके बाद x लगा देंगे। तो ये लिखिए +2x और ये +3x और ये हो जाएगा +6। ठीक है, अभी ये बराबर 0 नहीं है, बस आप केवल इतना सोचिए, इसका गुणनखंड आप लोग कर रहे हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पे देखिए 4 पद हो गया है, तो अब हम दो पदों में कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या होता है, जो इन दोनों को काट दे वही कॉमन होता है, मतलब जिसका भाग चला जाए इन दोनों में। तो x इन दोनों में भाग चला जाएगा, तो x से इसमें भाग देंगे तो x आएगा, फिर प्लस x से इसमें भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 3 दूना 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x + 2 आ रहा है, यहाँ पर भी x + 2 आ रहा है। तो जब भी आप लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे कोष्टक वाला सेम मैच करेगा। अब ये कोष्टक वाला एक बार लिख लीजिए x + 2 और दूसरे कोष्टक में आप लोग इसको लिखिए x और ये +3 x + 3। तो इसका गुणनखंड हम लोग इस तरह से करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे कॉमन लेने में इस तरह से दिक्कत आता है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, ठीक है ना, उसमें मैंने कॉमन लेने का एकदम सिंपल तरीका बताया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका गुणनखंड ये हो गया, यही गुणनखंड है। अगर केवल इसका गुणनखंड पूछता तो हम लोग इतना कर देते, आंसर हो जाता। ठीक है ना, लेकिन हमें इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, फिर ये बराबर 0 ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है ना, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक तो आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा सा नया सीखना पड़ेगा। क्या इसके बाद करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कोष्टक में x + 2 है, तो ये कोष्टक वाला एक बार लिखिए बराबर 0 कर दीजिए, फिर दूसरे कोष्टक वाला लिख लीजिए x + 3 फिर बराबर 0 कर लीजिए। अब आपको यहाँ से x का मान निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर +2 है तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, +3 है तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो x का मान -2 -3 आ गया, तो यही तो आंसर है। ठीक ना, यही मूल है। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया इसका गुणनखंड करेंगे। तो 3 का 6 में गुणा करेंगे, 3 × 6 = 18 हो गया। अब आपको ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका गुणा करें तो 18 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर ये बीच वाला 7 आना चाहिए। तो वो दोनों संख्या क्या होगा, वो दोनों संख्या 9 और 2 होगा। अब देखिए 9 और 2 का गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 9 और 2 लिखिए, सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगाइए। हल करेंगे कितना आएगा, +11 आएगा। लेकिन आपको चाहिए कितना, -7 चाहिए, यानी चिन्ह सही तो अब यहाँ पे लाना है आपको। अब क्या करेंगे, 9 और 2 लिखिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, तो इसको हल करेंगे तो -11 आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कितना, -7 चाहिए। अब यहाँ पे 9 और 2 लिखिए, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो इसको हल करेंगे तो +7 आ जाएगा। लेकिन आपको तो -7 चाहिए। अब 9 और 2 लिखेंगे, अब माइनस प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब आएगा -7। तो देखिए -7 आ गया है, तो अब हम इसका यूज करेंगे। बस इसके बाद x लगा करके यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 6x² - 9x + 2x। मैंने यही चीज़ लिखा है लेकिन x लगा करके लिखा है। अब ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन लीजिए, फिर इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए 3x से इसमें भाग देंगे तो ये 2x आ जाएगा, फिर -3x से इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अब आप लोग इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होता है तो हम +1 कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, तो अब क्या बचेगा, पूरा पूरा वही बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x - 3, यहाँ पर भी वही है, तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 2x - 3, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, 3x + 1, तो ये हो जाएगा 3x + 1। ठीक है, तो इसका गुणनखंड इतना हो गया। अब क्या करेंगे, बस बराबर 0 लगा दीजिए सिंपल तरीके से। ठीक है ना,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्ठक के अंदर 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 लिखिए, फिर बराबर 0 करिए। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1 है तो इतना लिखिए, फिर 0 करिए। अब यहाँ से x का मान निकालिए तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 3 है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 2x के बीच में गुणा है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा हुआ है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, मतलब बटा के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये पहला मूल हो गया या फिर पहला हल हो गया। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर प्लस 1 है तो बराबर के इधर आने पर माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -1, 3 का गुणा हुआ है तो इधर भाग में चला आएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा मूल। ठीक है, तो इस तरह से इसका हल हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो सवाल दिया गया है आप लोग इसको हल करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इतना सरल तरीके से समझाने के लिए वीडियो के पीछे मेहनत होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी समझ आ जाएगा।